हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट कर दी थी एक बेहतरीन सीरीज। आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं आपकी बिजनेस स्टडीज का, उसका नाम है स्टाफ रेम्यूनरेशन। ये चैप्टर नंबर 8 है। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है लेकिन इजी है। ठीक है, बड़ा है लेकिन इजी है, तो इतना कुछ घबराने वाली बात नहीं है। नोट्स बनाते चलो, काम होता रहेगा। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं देख लो। इसमें टोटल 5 पॉइंट है। सबसे पहले हमारा वही मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट जिसमें हम दो मेथड्स पढ़ेंगे, टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, वेज रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, पे स्लिप, पेरोल, स्टाफ को क्या बेनिफिट मिलते हैं, स्टाफ बेनिफिट्स में आएगा जिसमें हम ईपीएफ, एनपीएस, ग्रुप इंश्योरेंस, इनकैशमेंट लीव और ग्रेट्युटी, ये टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टाइप्स ऑफ लीव। इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 7 तरीके की लीव है। कैजुअल लीव, सिक लीव, अर्न लीव, मैटरनिटी, पैटर्निटी, स्टडी लीव एंड लीव विदाउट पे, दैट इज LWP। क्लियर, हमें ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। शुरू करते हैं। ठीक है ये क्लियर है ये, हाँ चल। तो सबसे पहले सबसे इजी टॉपिक, मीनिंग क्या है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेट करना मतलब टू कंपनसेट, ठीक है, टू पे। तो रेम्यूनरेशन का सीधा मीनिंग क्या होता है? आप चाहे रेम्यूनरेशन बोलो, चाहे वेजेस बोलो, चाहे सैलरी बोलो, वो सारी वेजेस, वो सारी की सारी सैलरीज जो एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर पे करता है फॉर ऑफरिंग देयर सर्विसेज, उसे हम क्या कहते हैं? रेम्यूनरेशन। तो कह रहा है रेम्यूनरेशन wages or salaries which is offered which is offered to the employee either in the form of cash or in kind। अब देखो, कैश में दे रहे हो, काइंड में दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम, जो भी उन्होंने सर्विसेज हमें प्रोवाइड करी है उसके बदले। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन बोलो, वेज बोलो, सैलरी बोलो, फिर तुम चाहे कैश में पे करो चाहे काइंड में पे करो, क्योंकि तुम्हें सर्विसेज उस एम्प्लॉय ने प्रोवाइड करी है। अच्छा, क्या वेज से ये भी कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट निकल के क्या आता है कि वेजेस जो है क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। भाई क्यों? क्योंकि इससे आदमी की प्रोडक्टिविटी पता चलती है। क्या वेजेस इन्फ्लुएंस करती है लेबर की प्रोडक्टिविटी या वर्कर की प्रोडक्टिविटी? हाँ। तो कह रहा है वेजेस इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर, हेंस इट इज अ क्रूशियल कंपोनेंट। आओ भाई आगे बढ़े। कह रहा है अमाउंट and the method of wage payment is very important for the workers as well as management। ठीक है, as well as and the management और द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है जो भी मेथड अपना रहे हो वेज कैलकुलेट करने का, या जिस भी तरीके से तुम वेज प्रोवाइड कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, वो चीज बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है दोनों के लिए, एक वर्कर के लिए भी और एक मैनेजमेंट के लिए भी। तो अगर हमने सिंपल टर्म्स में मीनिंग देखें तो क्या होता है कि भाई वेज बोलो, रेम्यूनरेशन, सैलरी इज द remuneration is wage salaries which is given to employee in either in the cash or kind in consideration of the services provided by या rendered by them। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या निकाला इससे कि भैया वेजेस प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए बहुत क्रिटिकल है। और ये जानना कि भाई कौन से मेथड से तुम वेज कैलकुलेट कर रहे हो वो भी बहुत जरूरी है, दोनों के लिए, वर्कर्स के लिए भी एज वेल एज एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट के लिए भी। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक, इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट आर द मेथड्स, कंपोनेंट्स कह रहे हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। ठीक है, हम कौन कौन से मेथड से वेज पेमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो दो मेथड होते हैं, एक टाइम रेट सिस्टम, एक पीस रेट सिस्टम। अपने आप में ये एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हमने कहा हम घंटे के हिसाब से पैसा दे रहे हैं। तुम्हारा क्या है कि एक आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, आपको क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से लेना देना नहीं है, अपनी सर्विसेज इस टाइम पीरियड तक के अंदर आपको प्रोवाइड करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से पैसा दे रहे हैं। और जब हम पैसा पर यूनिट ऑफ आउटपुट के हिसाब से पैसा देने लगे कि आपने कितना काम किया, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट पे हम पैसा देने लगे, तो वो पीस रेट सिस्टम पे आता है। यहां पर क्या है कि वेज इज लिंक्ड बाय द टाइम स्पेंट बाय द वर्कर ऑन द जॉब,
और यहां क्या है, वेज इज लिंक्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन बाय द वर्कर ऑन द जॉब। ठीक है, यहां पर टाइम लिंक किया गया है, वहां पर क्वांटिटी ऑफ वर्क लिंक किया गया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट कह रहा है फिक्स्ड वेजेस दी जाती हैं। अब वो फिक्स्ड वेजेस किस में है, टाइम में। ठीक है, कि चाहे वो आर्ली बेसिस पे हो, वीकली बेसिस पे हो, मंथली बेसिस पे हो, वेजेस जो है वो फिक्स्ड रहती है व्हेन इट कम्स टू टाइम रेट सिस्टम। और हम कैलकुलेट कैसे करते हैं इसमें, वेजेस इक्वल्स टू टाइम इनटू रेट। ठीक, यहां पर क्या है, इट इज मेजर्ड, हम यहां पर वेजेस कैसे मेजर करते हैं भाई, फिक्स्ड रहती है आर्ली वीकली मंथली बेसिस पे। और पीस में क्या होता है कि भाई हम वेजेस मेजर करते हैं कितनी आउटपुट जनरेट किया है, सो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट। फॉर्मूला क्या होता है, वेजेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस इनटू रेट ऑफ, रेट पर पीस, रेट पर पीस। कि भाई 50 पीस बनाए हो, 5 रुपए का रेट है, तो 250 रुपया मिलेगा। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया पीस रेट सिस्टम। ठीक, अलग अलग। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आर वेरी इजी, आई वांट यू टू रीड डिसएडवांटेजेस, यू टू रीड डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस बाय योर ओन, उसमें इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हाँ, लेकिन हम इसकी सूटेबिलिटी जरूर कवर कर लेंगे कि कौन सा सिस्टम कहां के लिए, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। ठीक, तो सबसे पहले देखो टाइम रेट सिस्टम। कह रहा टाइम रेट सिस्टम उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जरूरी होता है जो क्वालिटी ऑफ वर्क पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन क्वांटिटी ऑफ वर्क। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, क्वालिटी ऑफ वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ वर्क। अब जैसे सपोज करो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब करोगे, तो ऐसा थोड़ी कि आपने कितने बग्स ढूंढे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। आपको पैसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपकी जो जॉब है उसमें ज्यादा स्किल्स की जरूरत है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ जॉब है आपका, क्वांटिटी वाइज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, वर्क इज स्टैंडर्डाइज एंड नॉट रिपीटेटिव इन नेचर। ठीक, क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर हम एग्जांपल लें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो आपको सॉफ्टवेयर में ही कॉम्प्लिकेशंस ढूंढनी है, सॉल्व करनी है। येट जरूरी नहीं कि सारी कॉम्प्लिकेशन एक ही जैसी होगी, तो इट्स नॉट रिपीटेटिव इन नेचर। तब हम टाइम रेट सिस्टम पे देखते हैं। ठीक है, वर्क इज मशीन पेस्ड, नो इंडिविजुअल हैज फुल कंट्रोल ओवर द क्वालिटी। किसी भी एक इंडिविजुअल के पास पूरा कंट्रोल नहीं होता है क्वालिटी ऑफ वर्क का, उसमें हम क्या कहते हैं कि टाइम रेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, और कहां ये सूटेबल हो सकता है, और ये सूटेबल हो सकता है तब जब कलेक्टिव एफर्ट्स की बात होती है। कलेक्टिव एफर्ट्स कह रहा है, जैसे हमने कहा कंस्ट्रक्शंस की बात कर लें, कंस्ट्रक्शंस में टाइम रेट के हिसाब से ही क्या बोलते हैं पैसा दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, आप कह दो कि हमें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है, तो हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, वेयर हाई डिग्री ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड, हाई डिग्री ऑफ स्किल्स। अब कंस्ट्रक्शन से मतलब लेबर वाला मत समझ लेना कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंजीनियरिंग के हिसाब से सोचो। ठीक, वेयर हाई डिग्री ऑफ स्किल्स इज रिक्वायर्ड, अगेन क्योंकि यहां क्वालिटी की बात थी। इस तरीके से सूटेबिलिटी पीस रेट के हिसाब से क्या होनी चाहिए, पीस रेट का एग्जांपल देखिएगा कि छोटी छोटी फैक्ट्रीज में जो है छोटे छोटे आर्टिशियंस होते हैं, जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो गत्ते के डब्बे बनाते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलरली ये सब एमएसएमई के अंदर आते हैं। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है यहां पर क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी। दूसरा, व्हेन स्पेशल स्किल्स नॉट रिक्वायर्ड, कोई एक स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, तीसरा पॉइंट कह रहा है ऐसी नौकरियां, ऐसी जगह जहां पर जो जॉब्स हैं वो रेपिटेटिव नेचर की हैं, हर बार कुछ अलग नहीं हो रहा है। थर्ड, फोर्थ, आउटपुट इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट हम कैसे मेजर करते हैं, भाई जितना तुमने पीसेस बनाए हैं उतना ही तुमने काम किया है, सो आउटपुट इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। ठीक, तो इसके मैंने 5 पॉइंट, इसके 4 पॉइंट, ये हो गए हमारे सूटेबिलिटी। अब अगर डिफरेंस देखना चाहो तो इसका डिफरेंस भी देख लो। अरे
और भाई डिफरेंस कवर करते हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शंस पे हमें फोकस करना होता है, मैंने सबको याद करना सिखा दिया है, ज्यादा घूमेंगे नहीं। कह रहा है बेसिस ऑफ पेमेंट क्या होता है, टाइम रेट सिस्टम में क्या होता है, टाइम स्पेंट, इसमें क्या होता है, यूनिट प्रोड्यूस्ड। फिर एफिशिएंसी, भाई वेजेस आर नॉट लिंक्ड विद एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स, यहां पर क्या है, वेजेस आर लिंक्ड विद एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, कि वर्कर एफिशिएंट है, भाई ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी ज्यादा वेजेस है। यहां पर क्या है, इनइफिशिएंट वर्कर भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि उतने टाइम पीरियड का तो उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो यहां पर वेजेस आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। नेक्स्ट क्वालिटी, यहां पर क्वालिटी ऑफ वर्क देखा जाता है, यहां पर क्वांटिटी ऑफ वर्क देखा जाता है। तो यहां पर कह रहा है क्वालिटी ऑफ वर्क टेंड्स टू बी हाई, क्वालिटी ऑफ वर्क टेंड्स टू बी लो। उसके बाद कह रहा है वेस्टेज, देयर आर लेस चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मशीनरी, देयर आर हाई चांसेस ऑफ वेस्टेज एंड मटेरियल एंड मशीनरी। रीजन भी हमें यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं, और जरूरी नहीं कि हमें यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, सेमी स्किल्ड और कैजुअल वर्कर्स भी चल जाएंगे। फिर सुपरविजन, जब हम टाइम रेट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ क्लोज सुपरविजन की जरूरत होती है, लेकिन जब हम पीस रेट सिस्टम की बात करते हैं तो वर्कर्स को भाई खुद से पता है कि अगर उसको ज्यादा पैसा चाहिए तो उसको ज्यादा आउटपुट जनरेट करना पड़ेगा, इसलिए क्लोज सुपरविजन इज नॉट रिक्वायर्ड। 5 पॉइंट हमने बता दिए हैं, इसके बाद एक और करेंगे ताकि आप लोगों को अगर कुछ भूलना भी होगा तो 5 याद रहे, ठीक। मेंटेनेंस कह रहा है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज लो एज मशीन्स आर प्रॉपरली हैंडल्ड, लेकिन यहां पर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज हाई, क्योंकि यहां पर स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, रिपेयर होता रहता है, यहां पर अनस्किल्ड और कैजुअल वर्कर्स होते हैं जनरली व्हेन इट कम्स टू पीस वेज सिस्टम पे, ठीक है। तो हमने 6 पॉइंट कवर कर लिए जिसमें हमने 6 टॉपिक्स कवर किए, बेसिस ऑफ पेमेंट, एफिशिएंसी, क्वालिटी, वेस्टेज, सुपरविजन एंड मेंटेनेंस। आगे बढ़ते हैं भाई, अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, वेज रिकॉर्ड। वेज रिकॉर्ड क्या होता है कि किसको कितना पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। ये 2 लोगों के हिसाब से देखा जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने पास रिकॉर्ड रखना होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन भी कहती है कि मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने किसको कितना किस महीने पैसा दिया है, सारे अलाउंसेस को काटने सारे अलाउंसेस लगाने के बाद, डिडक्शन देने के बाद, ठीक है। और दूसरा एक एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय कहता है यार मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मैंने कितना मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो मुझे पैसा दे रही है वो किस हिसाब से दे रही है। तो 2 डॉक्यूमेंट्स आते हैं इसमें, पहला आता है पे स्लिप, सैलरी स्लिप, पे स्लिप और सैलरी स्लिप, पे स्लिप। सैलरी स्लिप किसके लिए होता है, एम्प्लॉय के लिए होता है, ये किसके लिए, एम्प्लॉय, एक तरीके से एम्प्लॉय की जानकारी के लिए। और दूसरा होता है पे रोल या ऑन रोल, ये होता है एम्प्लॉयर। ये डॉक्यूमेंट कौन मेंटेन करता है, एम्प्लॉयर, ठीक है। हालांकि डॉक्यूमेंट दोनों ही एम्प्लॉयर मेंटेन करता है, बट एक सैलरी स्लिप हमारे लिए होती है, हमारे पास आती है, और ऑन रोल रजिस्टर किसके पास होता है, एम्प्लॉयर के पास होता है, वो डेटा मेंटेन करता है सारे एम्प्लॉयज का, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कि किसको किसका किसका क्या मतलब नाम के हिसाब से, रैंक के हिसाब से किसको कितना पैसा मिल रहा है। आओ पहले इसका एक फॉर्मेट देख लो तुम लोग। देखो ये देखो सैलरी स्लिप है, तो सैलरी स्लिप में क्या लिखा है, आपका एम्प्लॉय कोड, आपका नाम, भाई कोड नंबर 06532, नेम ऋषभ शर्मा, पोस्ट पीजीटी, ठीक, बेसिक पे। फिर उसके बाद कुछ अलाउंसेस हैं, अगर अब मैं दूसरे शहर में काम करने के आऊं तो वो मुझे एचआरए भी देंगे। उसके अलावा सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस और अदर अलाउंसेस सब मिला दिया जाए तो हमारी एक सैलरी अमाउंट तैयार होता है। अब उसमें से कुछ डिडक्शन होंगे, क्या डिडक्शन होंगे, भाई पीएफ का पैसा कटेगा, इनकम टैक्स का कटेगा, लाइफ इंश्योरेंस लिया उसका कटेगा, ग्रुप इंश्योरेंस, ये अमाउंट बहुत कम होता है, 15 20 30 रुपए इस तरीके से होता है, ठीक है, बस इतना रुपया। फिर डीयूटीए कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टाफ एसोसिएशन, इस तरीके से जितने डिडक्शन होंगे होंगे कट जाएंगे। उसके बाद जो बचा कुचा होगा वो यहां पर आएगा कि आपको इतना पैसा मिल रहा है। तो कहते हैं ना भाई सीटीसी इतनी है, कट कटा के इतना मिलता है, तो वो जो कट कटाते हैं उसे डिडक्शंस कहते हैं, ये सारा अमाउंट, ठीक, क्लियर। इसे हम कहते हैं सैलरी स्लिप, क्या कहते हैं, सैलरी स्लिप और पे स्लिप, ठीक। अब
इसका मीनिंग देख लो क्या है, क्या था इसमें, क्या पे स्लिप इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स full details of total wages, deduction made and the net wage paid. ठीक है, कि टोटल बेसिक पे कितनी थी, उसमें से डिडक्शंस क्या क्या हुए, सारे टोटल वेजेस मिला के, सारी डिडक्शंस मिला के जो नेट वेज पे किया है एम्प्लॉयर ने, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. सो इट इज अ फॉर्म शोइंग डिटेल्स ऑफ मेकअप ऑफ पे. मेकअप ऑफ पे मतलब एक तरीके से कंपोजिशन ऑफ पे, कि तुम्हारी सैलरी जो आ रही है 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, उसमें से किस किस चीज का कौन कौन सा हिस्सा है, कि तुम्हारी बेसिक है, अलाउंसेस कौन कौन से, ये सारी चीजें क्लियर. आगे बढ़ते हैं. अब आता है पेरोल. इस तरीके से पे स्लिप तुमने बता दिया कि भाई पे स्लिप में एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी का कंपोजिशन होता है. पेरोल क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक रजिस्टर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखती है, जिसमें वो हर एक एम्प्लॉय का नाम, उसका डिजिग्नेशन, कोड, कितनी सैलरी मिल रही है, बेसिक के साथ सारे डिडक्शन वगैरह काट के एग्जैक्ट, ठीक है, वो रिकॉर्ड मेंटेन करती है, तो उसे हम कहते हैं पेरोल. ठीक, तो कह रहा है शॉर्ट इट इज अ शीट शोइंग फुल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पे. पे मतलब क्या हो गया, वेजेस और सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन एम्प्लॉयज का जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं. क्लियर. सो इसको हम लोग, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं वेज शीट, सैलरी शीट. ठीक है, वेज शीट पूछ लिया जाए, सैलरी शीट पूछ लिया जाए, पेरोल पूछ लिया जाए, सब एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना. अब इसका एग्जांपल, इसका एक फॉर्मेट देख लो. ये रहा. देखो, सबसे पहले कंपनी का नाम XYZ लिमिटेड, पेरोल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. फिर यहां देखो क्या है, नेम ऑफ एम्प्लॉय, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस, HRA, CCA, अदर्स, PF का पैसा कितना कटा, टैक्स का कटा, LIC का, टी क्लब, रेंट, लोन, ये सब कटने के बाद जो नेट पे हो रही है वो इधर आ रही है, इतना पैसा दिया गया है. तो ये हर एक एम्प्लॉय का होगा. देखो ABCDEF अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा. क्लियर. ये एक रजिस्टर होता है जो मेंटेन करता है कौन, ऑर्गेनाइजेशन अपने पास. क्लियर. तो पे स्लिप और पेरोल में आई सपोज दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. पे स्लिप मतलब सैलरी स्लिप, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयज अपने पास रखते हैं, एम्प्लॉयज को जरूरत होती है जस्ट टू गेट टू नो कि उनकी सैलरी का कंपोजिशन क्या है, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि भाई मेकअप ऑफ द सैलरी क्या है. और ऑन रोल या पेरोल क्या होता है, जिसमें रजिस्टर मेंटेन करा जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, ताकि ये रिकॉर्ड किया जा सके कि किस एम्प्लॉय को कितना सैलरी किस महीने में मिला है. ठीक, इंक्लूडिंग नेट डिडक्शन, ये सारे डिडक्शन है, PF, टैक्स, LIC, ये सारी चीजें. ठीक, आओ अब सेकेंड लास्ट टॉपिक पे आते हैं, स्टाफ बेनिफिट. इससे क्वेश्चन आना तय है राजा, तुम्हारे पास आएगा ही आएगा. तुम्हें इसमें कुछ चीजें याद कर लेनी है, चाहे रट्टा मार लो, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें तुम अगर मेंशन करोगे तो तुम्हें नंबर मिलेंगे, वो मैंने यहां पर लिख दी है, आराम से देखो क्या कह रहा है, कौन कौन सी चीजें आ रही है. पहला आ रहा है EPF, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड. फिर NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम या स्कीम. ठीक, अब उसके बाद आता है ग्रेट्युटी. ठीक, आगे देखते हैं. तो सबसे पहले EPF, फिर NPS, फिर हमारा ग्रुप इंश्योरेंस, इनकैशमेंट ऑफ लीव 4, और आखिरी है ग्रेट्युटी. आओ एक एक करके देख लो. तो याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले EPF देखो, प्रोविडेंट फंड तुमने सुना होगा. देखो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी जिसे हम कहते हैं मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952. ठीक, इस एक्ट के तहत, इस स्कीम में क्या होता है कि आपके लिए एक पर्टिकुलर फंड बनाती है गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, जिसमें दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं. आपकी सैलरी से कुछ डिडक्शन होगा, और जितना डिडक्शन आपकी सैलरी से हो रहा है उतना ही इंप्लॉयर भी एक्यूमुलेट करेगा उस पर्टिकुलर फंड में. फिर वो फंड में जो पैसा जाएगा, गवर्नमेंट उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगी. और जब आपका रिटायरमेंट होगा
या आप क्या बोलते हैं टाइम से पहले क्या बोलते हैं रेजिग्नेशन दे देंगे, या एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको एक साथ एक्यूमुलेटेड पैसा मिल जाएगा, ऐसे समझ लीजिएगा। तो क्या कह रहा है, एक स्कीम आई ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी की चीज है, ये सब किसका पार्ट है, सोशल सिक्योरिटी। सो कह रहा है बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय मेक मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ईपीएफ दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, 1500 रुपए मेरी सैलरी से कटे तो अगर 1500 मेरे गए हैं तो 1500 एम्प्लॉयर और मिला के टोटल 3000 रुपए मेरे ईपीएफ अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आर इन्वेस्टेड, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है ईपीएफ अकाउंट में वो गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर देती है। फिर द एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज पेड टू द एम्प्लॉय। अब देखो जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या है, जो भी अमाउंट आपने इकट्ठा किया इतने टाइम की सर्विसेज के बाद वो आपको एक साथ मिल जाएगा, किसमें, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और अगर डेथ में है तो आपकी जो भी नॉमिनीज हैं उनको वो पैसा मिल जाएगा। नाउ परमानेंट विदड्रॉल ऑफ फंड कब कर सकते हैं, देखो परमानेंट विदड्रॉल ये बोलो या फिर एडवांस में, कि सपोज करो रिटायरमेंट से पहले हमें पैसे की जरूरत आन पड़ी, लोग अपने पीएफ पे लोन ले लेते हैं, उन्होंने 15 साल 20 साल नौकरी करी, उसके दम पे क्या बोलते हैं पीएफ का पैसा मिल रहा था तो पीएफ के बेसिस पे उन्होंने लोन ले लिया है। ठीक, तो क्या है कि अगर परमानेंट विड्रॉल करना है या एडवांस पेमेंट करनी है तो कितना होना चाहिए, आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ सर्विस। क्या है, 15 साल की सर्विस के बाद, फिर वो चाहे तुम घर बनाओ, चाहे बेटे की शादी करो, चाहे गाड़ी लो, कुछ करो, उससे कोई मतलब। ठीक, ये आप तभी कर सकते हो मिनिमम 15 इयर्स की सर्विस आपकी हो गई होगी। ठीक, ये था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। ठीक है, अब ये एक्ट याद रखना, ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, क्योंकि सेम चीज एनपीएस में भी थी। अब देखो एनपीएस में भी आ गया, कह रहा है एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम किस में आया, ईपीएफ एंड मिसलेनियस एक्ट 1952। अच्छा, एनपीएस किसके लिए काम करता है, कहते ना भैया गवर्नमेंट ने आर्मी वालों की स्कीम बंद करवा दी है, पेंशन बंद करा दी है, अब तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी पेंशन नहीं मिलती है, पहले पेंशन मिलती थी। आपके घर में भी दादा दादी लोग होंगे जिनको पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे होंगे, उनको पेंशन मिल रही होगी। तो पेंशन क्या होती कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम का पार्ट था कि अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वो एक पेंशन प्रोवाइड करेंगे, लॉन्ग टर्म मंथली पेंशन प्रोवाइड करेंगे आफ्टर द रिटायरमेंट, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की डेथ भी हो जाती है तो वो पेंशन का अमाउंट उनकी फैमिलीज के पास जाता है। सो कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड अ फैमिली पेंशन स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉयज। क्या था, उनके दो ही ऑब्जेक्टिव थे, पहला टू प्रोवाइड पेंशन टू इट्स एम्प्लॉयज आफ्टर रिटायरमेंट एंड टू हिज फैमिली मेंबर आफ्टर हिज और हर डेथ। ठीक, नाउ क्या ये सिर्फ एक ही एक फिक्स्ड होता है, इतना ही मिलता है जितना मिलना होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इनको डियरनेस अलाउंसेस भी मिलते हैं, टाइम टू टाइम वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट कह रहा है पेंशनर आल्सो रिसीव डियरनेस अलाउंसेस एज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। नेक्स्ट, क्या ये हर कोई अपना सकता है, नहीं भाई, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सिर्फ उन्हीं के लिए है। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो अलग अलग अपना प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए पेंशन स्कीम नहीं है। सो नॉट फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयज। ठीक है, तो वर्कर्स हु आर वर्किंग इन सम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उनके लिए चीज नहीं है। तो जिसे हम कहते हैं ना पेंशन स्कीम या पेंशन मिलना, वो सब एनपीएस के अंदर आता है। एक्ट सेम है, एक्ट सेम है। कौन सा एक्ट है, ईपीएफ एंड मिसलेनियस एक्ट, मिसलेनियस एक्ट 1952। अब आता है ग्रुप इंश्योरेंस। अब जैसे एक एम्प्लॉयर है, मेरी कंपनी है, उसमें 50 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, रैदर देन हर एक का अलग अलग इंडिविजुअली इंश्योरेंस कराने के बजाय मैं एक ग्रुप इंश्योरेंस ले लूंगा। अब ग्रुप इंश्योरेंस के साथ ये क्या होगा कि 50 लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो मैंने 50 लोगों के लिए एक ग्रुप इंश्योरेंस ले लिया है, जिसकी जो प्रीमियम है वो आएगी 20 30 25 रुपए ऐसे आएगी महीना, तो किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये जनरली एम्प्लॉयर्स करते हैं, और कंबाइंड एक से मतलब कई सारे लोगों का एक साथ करा दिया जाता है ये इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इट इज अ स्कीम विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर्स द लाइफ ऑफ सेवरल पर्सन अंडर वन इंश्योरेंस पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट, अंडर वन इंश्योरेंस पॉलिसी और अ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी तुम लेना चाहो। नेक्स्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ही बात हो गई। ठीक है, पॉलिसी इज द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, नेक्स्ट, वेरी चीप फॉर द एम्प्लॉयज। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअली अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे तो आपको प्रीमियम अमाउंट ज्यादा देना पड़ेगा। यहाँ ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, सबके सब एक ही पॉलिसी के अंदर आ रहे हैं, तो 20 30 25 रुपए में इससे ज्यादा नहीं होगा आपका प्रीमियम, ठीक है। सो प्रीमियम पेड क्या होते हैं, कह रहा है यहाँ पर प्रीमियम जो होता है वो दोनों लोग पे करते हैं। अब देखो एम्प्लॉयर ने लिया है ग्रुप इंश्योरेंस अपने वर्कर्स के लिए, तो थोड़ा पैसा तुम दोगे प्रीमियम का, थोड़ा पैसा तुम्हारा एम्प्लॉयर देगा, इसलिए कहते हैं प्रीमियम पेड जॉइंटली, हेंस ये तुम्हारे लिए सस्ता पड़ता है, एम्प्लॉयज के लिए सस्ता पड़ेगा, ठीक। ये हो गया हमारा ग्रुप इंश्योरेंस। आखिरी की आता है इनकैशमेंट ऑफ लीव्स। इनकैशमेंट ऑफ लीव्स मतलब जैसे कि आप नौकरी कर रहे हो, आपको अर्न लीव्स मिलती है कुछ। अर्न लीव्स मतलब क्या है कि आपको पास लीव है, आप चाहो तो लीव ले लो, उसका पैसा नहीं कटेगा आपकी सैलरी से, लेकिन आप उस दिन भी काम करने गए हो, आपके पास लीव थी, आपने ली नहीं, तो अब आपके साथ क्या होगा कि आपको एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिसमें आप क्या होता है कि आप अपनी लीव्स को एक्यूमुलेट करके जितना पैसा बने वो रिम्बर्स कर, ठीक है, उसे हम कहते हैं इनकैशमेंट ऑफ लीव्स। अच्छा, इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, ये देख लेते हैं क्या है। कह रहा है एन एम्प्लॉय कैन इनकैश हिज एक्यूमुलेटेड लीव्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। चलो भाई, रिटायरमेंट के टाइम पे तुमने कहा कि हमने अभी तक जितनी लीव्स नहीं ली है उसका पैसा हमें एक साथ दे दो, ठीक, मिल जाएगा। लेकिन कैसे होता है, देखिए, सबसे पहली चीज, आपको 15 अर्न लीव्स मिलती हैं, एक जुलाई में और एक जनवरी के, उसमें 1 जुलाई एंड जनवरी में क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में, लीव अकाउंट में। बट ऐसे तो तुम सपोज करो जब से तुम काम कर रहे हो तब से तुमने लीव्स नहीं ली है, तो क्या तुम मतलब ऐसे तो 2 3 साल तक आपने क्या बोलते हैं 60 साल की नौकरी कर रहे हो और 60 साल की नौकरी में एक भी लीव नहीं ली, तो 3 4 साल की तो तुम सैलरी उठा लोगे एक साथ, अगर नहीं लोगे तो। ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। क्या लगाए गए, कह रहा है कितनी लीव्स एक्यूमुलेट हो सकती है, अप टू 300 डेज, 300 दिन से ज्यादा लीव एक्यूमुलेट नहीं हो सकती है। जैसे ही 300 दिन हो जाएंगे, वो 300 दिन का पैसा आपको एक साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कैसे होता है देखो, एक एग्जाम्पल है, इससे समझना। क्या सपोज करो आज की तारीख में तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए है, ठीक है, और जब से तुम काम कर रहे हो तब से 300 दिन हो चुके हैं बड़े आराम से, जिसमें तुमने लीव नहीं ली है, तो तुम्हारा इनकैशमेंट किस बेसिस पे होगा भाई, तुम्हारी बेसिक पे डिवाइड बाय मंथ में कितने दिन होते हैं 30, तुमने कितनी लीव नहीं ली है 300, कितना हो गया भाई तुम्हारा 5 लाख, 5 लाख हो गया, यानी अब तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेगा सीधा सीधा। ये होता है इनकैशमेंट ऑफ लीव। 300 दिन तुमने लीव नहीं ली जो तुम्हारे पास थी, उसका बदले तुम्हें क्या मिल गया, पैसा मिल गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेट्युटी। ग्रेट्युटी क्या होता है, ग्रेट्युटी इज सब्जेक्ट ऑफ टर्मिनेशन, इट इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट टू टर्मिनेशन। तो सपोज करो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, 5 साल से ज्यादा काम कर लिया है, थोड़ा पैसा मैंने कहीं पीएफ में कट रहा था, इसके अलावा क्या है कि एम्प्लॉयर कह रहा है कि तुमने इतने टाइम तक हमारे साथ काम किया है, तो अब तुम्हें हम ग्रेट्युटी भी देंगे अलग से, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो तुम्हारा पीएफ वगैरह कट रहा था उसके अलावा भी तुम्हें कुछ मिलेगा, उसे हम कहेंगे ग्रेट्युटी, ठीक। तो ग्रेट्युटी क्या है, इट इज अ टर्मिनल बेनिफिट ऑफ एन एम्प्लॉय हु लीव्स द एम्प्लॉयमेंट आफ्टर वर्किंग फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स, मिनिमम 5 साल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी, ये किसके अंदर आता है, ये आता है पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। अब आगे देखो, नाउ कब होता है भाई, देखो कब मिलती है ग्रेट्युटी, देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनेशन होता है। अब वो चाहे रिटायरमेंट पे हो, चाहे तुमने रिजाइन कर दिया हो 5 साल बाद, या तुम काम करने लायक ना रहो, डिसेबलमेंट, डेथ पे तुम्हारे नॉमिनीज को मिल जाती है। सुपर एनुएशन, सपोज करो सुपर एनुएशन मतलब कि अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर फंड, तुमने थोड़ा थोड़ा पैसा स्पेशल फंड में भी लगा रखा है, ठीक है, अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा तुम स्पेसिफिक फंड में भी लगा रखते हो, तो सुपर एनुएशन पे भी तुम्हें मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे पॉइंट हैं जिन पे तुम्हारी ग्रेट्युटी बनती है। आई सपोज यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, पानी पी लिया जाए। आइए भाई आगे बढ़ते हैं।
लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, लीव्स, टाइप्स ऑफ लीव। तो हमने यहां पर कितनी बताई थी, एक होती कैजुअल लीव, सिक लीव, अर्न लीव, मैटरनिटी, पैटर्निटी, स्टडी लीव, लीव विदाउट पे। तो मैं थोड़ी बहुत तुम्हारी ऐसी कवर करा दे रहा हूं, बाकी एक तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा ताकि तुम खुद से भी कुछ करो। कहाँ गया, चलो। सबसे पहले होता है कैजुअल लीव्स। देखो कैजुअल लीव आपको, आपकी हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग लीव पॉलिसीज होती है, बट कुछ नंबर ऑफ लीव्स होती हैं, कुछ ऐसी लीव्स भी होती हैं, टाइप्स ऑफ लीव होती है जो हर जगह कॉमन होती है। ठीक है, आपको उन लीव्स के बारे में पता होगा, कल को कहीं नौकरी वोकरी करोगे तो तुम्हें इन सारी लीव्स के बारे में पहले से पता होना चाहिए। सबसे पहले होती है कैजुअल लीव्स। कैजुअल लीव क्या होता है कि मैक्सिमम कितनी जो परमिसिबल है वो कितनी है कि आपको 8 कैजुअल लीव मिल सकती है। ठीक, लेकिन ये होता क्या है सर कैजुअल लीव? कैजुअल लीव क्या है कि एज सच कोई रिकॉग्निशन नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसका नाम को दिया है कि कैजुअल लीव आप ले सकते हो। हाँ, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कुछ जगह इसको कैजुअल मेडिकल लीव भी बोलते हैं, कि आपको शॉर्ट पीरियड के लिए अगर 1-2 दिन की छुट्टी चाहिए तो आपने क्या किया, रैदर देन मेडिकल वगैरह लगाने के आपने कैजुअल लीव ले ली है। ठीक है, आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया अचानक से, तो इसको लोग कुछ कहीं जगह सीएल भी बोलते हैं, कहीं जगह सीएमएल भी बोलते हैं, कैजुअल लीव या कैजुअल मेडिकल लीव। ठीक, कह रहा है मैक्सिमम कितना, 8 कैजुअल लीव इज परमिटेड। दूसरा क्या है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कोई रेगुलेशंस के अंदर ऐसे नहीं आता, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कुछ 8 भी देती है, कुछ उससे भी कम देती है। ठीक है, कुछ मंथली क्रेडिट करती है। नेक्स्ट, पे इज नॉट इंटरमीडिएट। अगर आपने लीव लगाई है, देखो लीव का मतलब ये नहीं होता डायरेक्टली, अनटिल एंड अनलेस इट इज लीव विदाउट पे, LWP जिसे हम कहते हैं, तुम्हारी सैलरी नहीं कट होगी। तो कह रहा है कैजुअल लीव भी लगाओ, तो तुमने कैजुअल लीव लगा दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सैलरी कट होगी। ठीक है, तो क्या है, पे इज नॉट इंटरमिटेड या पे इज नॉट स्किप्ड। नेक्स्ट आता है मेडिकल लीव। अच्छा, मेडिकल लीव जनरली सबके लिए होती है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मेडिकल लीव की बात करें तो कुछ रेगुलेशंस है। सबसे पहली चीज कौन से इंप्लॉयज के लिए होती है भाई, मेडिकल लीव जनरली वो उन इंप्लॉयज के लिए होते हैं जो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पे काम कर रहे हैं, जो हजार्डियस मशीनरी पे काम कर रहे हैं, जिनके पास एक्सीडेंट इंजरीज होने का डर ज्यादा होता है, तो वो अपनी मेडिकल लीव लगा सकते हैं। तो कौन से इंप्लॉयज की बात होती है यहाँ पर, ग्रुप सी और ग्रुप डी इंप्लॉयज की बात करते हैं, स्पेशली वर्कर्स यानी। ठीक, नाउ क्या होता है, अब ये लीव लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एक ऑथराइज्ड हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन से। मेडिकल सर्टिफिकेट तो हॉस्पिटल से बनेगा, ऑथराइज्ड हॉस्पिटल से। ठीक है, जिसके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन हो टू इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, क्या मेडिकल लीव कंबाइन की जा सकती है? हाँ, मेडिकल लीव कैजुअल, जैसे आपके पास थोड़ी कैजुअल लीव है, उसके बाद आपके पास मेडिकल लीव थी, आपने कहा मेरे पास 15 मेडिकल लीव थी और 15 कैजुअल लीव थी। आपने क्या किया, पहले 15 मेडिकल लीव ले ली, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर कवर करना है, आप चाहते हैं आपकी सैलरी ना कट हो, आपने कैजुअल लीव को कंबाइन कर दिया। सो कह रहा है इट कैन बी कंबाइंड विद एनी अदर लीव्स। ठीक है, नाउ इट कैन नॉट एक्सीड अप टू अ पीरियड ऑफ 28 मंथ्स। ये भी याद रखिएगा कि 2 साल 4 महीने से ज्यादा बीमार नहीं पड़े रह सकते, आपका लीव, आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सो यहां पर एक अमाउंट दे दिया गया है, एक टाइम पीरियड दे दिया गया है, वो है 28 मंथ। हमें ये चीज याद रखनी है हर एक टाइप ऑफ लीव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है अर्नड लीव। अर्नड लीव क्या होता है कि आपने ड्यूटी करी है इसलिए आपको इतनी लीव्स मिली है, तो अर्नड ऑन ड्यूटी, अर्नड बाय ड्यूटी इज नोन एज अर्नड लीव। कैसे क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में? 2 बेसिस पे होती है, एक 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। कितना? 15-15 दिन की, आपको 15-15 दिन की लीव मिलती है। क्या ये एक्यूमुलेट की जा सकती है? हाँ, ये एक्यूमुलेट की जाती है। तो सपोज करो आपको अर्न लीव मिली है, आपने नहीं ली, आपने अप्लाई नहीं करी, तो आप कितने दिन तक कर सकते हो? जो इनकैशमेंट ऑफ लीव्स वाला हमने सुना था वो इसी के लिए था। इट कैन बी एक्यूमुलेटेड अप टू 300 डेज, और उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इन कैश करा सकते हैं। और एक साथ हम कितनी ये वाली लीव लगा सकते हैं, ये भी बात जरूरी है। मैक्सिमम 180 डेज कैन बी अवेल्ड। हम कितने कितनी कितनी एक बार में कितने दिन की लगा सकते हैं? 180, 6 महीने, 6 महीने के लिए आराम से ये लीव मिल सकती है। अगर आपने एक्यूमुलेट करा रखी है, आप लीजिए, आपको पैसा मिलता रहेगा, कोई पैसा नहीं कटेगा आपका। ठीक है,
मैटरनिटी लीव्स, अच्छा मैटरनिटी लीव कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है वुमेन एम्प्लॉयज को, ठीक है, ठीक है। सो ग्रांटेड टू वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, किस बेसिस पे होता है? दो बेसिस पे, एक प्रेगनेंसी पे और एक मिसकैरेज या फिर अबॉर्शन पे। अगर प्रेगनेंसी है तो 180 दिन की लीव मिल सकती है अप टू, और मिसकैरेज है सो 45 डेज। लेकिन इसमें भी कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सब प्रोवाइड करना होता है। तो ये बस इतना याद रखना कि 180 डेज फॉर प्रेगनेंसी, 45 डेज फॉर मिसकैरेज एंड अबॉर्शन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपको पूरी पेमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं है कि पैसा कट जाएगा, ठीक है। लेकिन सर एक बात बताइए कि क्या मेडिकल लीव या मैटरनिटी लीव जो होती है, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं कैजुअल लीव से या अर्नड लीव से? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये रिस्ट्रिक्शंस के साथ है कि इट कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर लीव्स। आप इस लीव को कंबाइन करके नहीं लगा सकते हो। आगे बढ़ो। आगे क्या बढ़ना था? इसके बाद हमारी 6 हो गए थे। मैटरनिटी के बाद आता है एक पैटर्निटी लीव, फिर आता है हमारा स्टडी लीव और लीव विदाउट पे। तो लीव विदाउट पे तो सबको समझ में आता है कि भाई आप अगर आपने LWP लगाया है तो आपको लीव तो मिल जाएगी, लेकिन साथ साथ आपकी सैलरी भी कटेगी। तो ये होगा आपका लीव विदाउट पे। पैटर्निटी लीव किसको मिलती है? ये मिलती है मेल एम्प्लॉयज को, मेल एम्प्लॉयज हु आर सर्विंग 2 चिल्ड्रंस, ठीक है। पैटर्निटी लीव लिख लो, इसमें क्या है? पैटर्निटी लीव किसको मिलती है? फॉर मेल एम्प्लॉयज with less than 2 serving children. With less than 2 serving children. 15 दिन की मिलती है ये। ड्यूरिंग द कन्फाइनमेंट ऑफिस, ठीक, इतना याद रखो बस, ठीक है। फिर वही सेम चीज, कोई भी सैलरी डिडक्शन नहीं होगा। 15 दिन की लीव मिलती है ड्यूरिंग द कन्फाइनमेंट ऑफ हिज वाइफ, और किन किन के लिए होता है? मेल एम्प्लॉयज के लिए विद लेस देन 2 सर्विंग चिल्ड्रन, ठीक। इसके बाद स्टडी लीव। स्टडी लीव क्या होता है कि अगर आप सपोज करो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है। स्टडी लीव पहली चीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, उसमें क्या है कि आप 5 साल से ज्यादा गवर्नमेंट का काम कर चुके हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हो, और उसके बाद आपको कोई हायर कोर्स परस्यू करना है, तो उस चीज के लिए जो आपको लीव प्रोवाइड कराई जाएगी उसे हम स्टडी लीव कहते हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये मिलती गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, ये याद रखिएगा। अब हर एक लीव में कुछ रेगुलेशंस है, कुछ कुछ ना कुछ नॉर्म्स है। तुम्हें क्या याद रखना है कि मैक्सिमम लीव कितनी मिल सकती है, क्या एक्यूमुलेट हो सकती है, क्या ये कंबाइंड हो सकती है कि नहीं, बस इतना याद रखना है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, बस इतना याद हो गया, मेजोरिटी ऑफ द काम खत्म हो गया। ये था हमारा चैप्टर। कौन सा चैप्टर था हमारा? रेम्यूनरेशन, स्टाफ रेम्यूनरेशन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।